लास्ट एपिसोड। दोस्तों, ये हमारी स्टोरी का लास्ट एपिसोड है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ाते हैं कहानी को आगे। पूजा जैसे ही जोर से क्या बोलती है, बाहर से गुजर रहे तन्मय वहीं रुक जाता है और सुहानी के कमरे में आते हुए पीछे से पूछता है, क्या हुआ दी? आप इतने जोर से मोबाइल पर किससे बात कर रही थी? तन्मय को देखकर पूजा झट से कॉल कट कर देती है और फिर बोलती है, वो किसी का नहीं है। दरअसल कोई रॉन्ग नंबर लग गया है। वही बार बार कर रहा था, बस इसीलिए उसे डांट लगा दी। पर पूजा दी, आपका चेहरा ऐसा क्यों बता रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? प्लीज दी, मुझसे क्या छुपाना? जो बात है सही सही बताइए। क्या तन्मय, मैं भला तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगी? अगर कोई बात होगा तो ही ना मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं सच बोल रही हूँ, रॉन्ग नंबर ही था। तन्मय अपने मन ही मन बोला, पूजा दी जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है। इनके चेहरे को देखने से ही पता चलता है कि ये काफी परेशान है, पर ये कुछ बता भी तो नहीं रही है। तन्मय, अब तुम बेकार में सोचने में लगे हुए हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है, अब तुम चलो। ये बोल पूजा कमरे से जल्दी में बाहर जाने लगती है। तभी तन्मय ये बोलते हुए पूजा को रोकता है, प्लीज दी, 1 मिनट रुकिए। पूजा मन ही मन बोल पड़ी, अब इसे कैसे बताओ कि सुहानी घर में नहीं है। फिर तन्मय की तरफ मुड़ते हुए बोली, हाँ बोलो तन्मय। पूजा दी, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सुहानी कमरे में क्यों नजर नहीं आ रही है? कहाँ है वो? उसकी बातों को सुन पूजा हड़बड़ा गई और बोलने की कोशिश करने लगी, वो दिया, आप मेरे सर पर हाथ रख कर बोलिए कि सच में कोई बात नहीं है और आप जो बोल रही है वो सब सच है। तब जाकर पूजा बोली, अब तो झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ। ये सोचकर पूजा बोली, अच्छा ठीक है बताती हूँ, पर तुम पहले प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बातों को सुनोगे और मानोगे भी। हाँ दी, मैं भला आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा, आप बोलिए तो। तन्मय, वो दरअसल जो लड़की हमारे घर में इतने दिनों से मिस कृष्ण बनकर रह रही है ना, वो दरअसल मिस कृष्ण है ही नहीं, वो कोई फ्रॉड है जो उसकी जगह हमारे घर में आ रह रही है। पूजा की बात सुनने के बाद तन्मय एकदम हैरान होगा गया और चौंकता हुआ बोला, क्या? लेकिन अभी वो आगे और कुछ बोलता उससे पहले ही दरवाजे पर से रजत ने एकदम शौक भरी आवाज में बोला, ये क्या बोल रही है तुम पूजा? रजत को भी अब ये बात पता चल गई। ये देखकर पूजा झट से उसके पास गई और उसे कमरे में खींच कर लाते हुए बोली, मैं जो बात आप दोनों को बताने जा रही हूँ, आप दोनों उसे ध्यान से सुनिए। और हाँ, वो लड़की कोई मिस कृष्ण नहीं है, बल्कि वो पैसा ले लोगों का काम करती है और वो हमारे घर में भी किसी ने उसे हम सबको नुकसान पहुंचाने भेजा है। पूजा, पर तुम ये सब बात इतनी विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो? क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास उसके खिलाफ? वही तो दिक्कत है रजत जी की अभी तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत हाथ ही नहीं लगी है। जब उस दिन मैं सीढ़ियों से गिरी थी तो उस सीढ़ी पर पानी किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने गिराई थी। और एक बार नहीं, उसने सुहानी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने तो रूही के मन में भी मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर दिया है। और यहाँ तक कल कल उसके कमरे की खिड़की से सुहानी ने किसी नकाब से अपने चेहरे को ढके इंसान को बाहर जाते हुए देखा था। पर पूजा दी, घर में इतना सब कुछ होता रहा और आप दोनों ने हमें कुछ बताया भी नहीं। वही तो तन्मय, इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है यही है जो ये हमेशा सारा काम खुद ही करने लगती है। अगर इन सब के चक्कर में उसने तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचा दिया होता तो फिर हम क्या करते? और सुहानी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। रजत ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए पूछा। वो रजत जी, दरअसल आज सुबह सुबह कृष्ण किसी से मिलने गई है और सुहानी भी उसी का पीछे करते करते किसी ताज होटल में गई हुई है और उसे वहां पर वो नकाब वाला आदमी भी दिखा है। पूजा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रजत और तन्मय एक साथ बोल पड़े, क्या? सुहानी अकेली कृष्ण का पीछा करने निकल पड़ी। रजत भाई, हमें जल्द से जल्द सुहानी को वहां से जाकर लाना होगा। अगर कृष्ण को भनक भी लग गई कि सुहानी उसका पीछा कर रही है तो फिर उस पर मुसीबत आ जाएगी। रजत, मुझे भी नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। मैंने अभी कॉल किया तो मुझे ये बात पता चली। सुहानी तो छोटी है, पर पूजा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम हमें ये बात बताओगी तो हम भरोसा नहीं करेंगे? क्या तुमने मुझे अब तक इतना ही जाना और समझा है? ये बोल रजत नाराजगी जाहिर करते हुए तन्मय के साथ जल्दी से होटल जाने के लिए निकलने लगा। पूजा रजत से कुछ का भी नहीं पाए, क्योंकि वो जानती थी कि इस बार सच में उसने रजत को हट किया है। इसीलिए वो चुप रह गई। लेकिन रजत जैसे ही तन्मय के साथ हॉल में पहुंचा, सामने दरवाजे से सुहानी तेजी में दौड़ते हुए अंदर आए जा रही थी। उसे ऐसे दौड़ते देखकर तन्मय भागता हुआ उसके पास जा उसे पकड़ते हुए बोला, आर यू ओके सुहानी? और ये तुम भागती हुई क्यों आ रही हो? क्या हुआ बताओ?
सुहानी मन ही मन बोले जा रही थी, अरे अगर इस समय ये सब मुझसे सवाल करने लगा गए तो मैसेज अच्छी में पकड़ी जाऊंगी और वो कृष्ण को सारी प्लेन पता लगा जाएगी। उसके अंदर आने से पहले मुझे यहाँ सारा रायता समेटना होगा। ये सोच वो झट से एक हाथ से तन्मय का हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से रजत, और दोनों को ये बोल अपने कमरे में लेकर जाने लगती है कि आप दोनों पहले मेरे कमरे में चलिए, मैसेज अब बताती हूँ। सुहानी जैसे ही उन दोनों को कमरे में ले दरवाजा लगाए, कृष्ण मेन दरवाजे से अंदर आ गई और सुहानी उसे अपने दरवाजे के शीशे के सहारे झांक कर देखे जा रही थी। जब उसने देखा कि कृष्ण अपने कमरे में चला गया है, तब जाकर उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर थैंक्स गॉड बोला। तभी पूजा बोली, अरे सुहानी तू इतना हाफ क्यों रही है सुहानी, और ये तू ऐसे चोरों की तरफ दरवाजे से क्यों झांक रही थी? पता नहीं दी अब ये क्या कर रही है, हमें तो कोई कुछ बताना जरूरी ही नहीं समझता है ना। तन्मय की नाराजगी देखकर सुहानी बोली, वो तन्मय दरअसल मेरे पीछे ना एक पागल कुत्ता पड़ गया था। सुहानी इतना ही बोल पाई थी कि रजत डांटते हुए उसे बोला, देखिए सुहानी हमें सारी बात का पता चल चुका है, तो ये सब उल्टी सीधी बात छोड़ बताइए कि आप ऐसे क्यों दौड़ते घर आ रही थी, क्या हुआ है? रजत ने जैसे ही ये बोला कि उसे सारी बात पता चल चुकी है, सुहानी झट से पूजा के चेहरे को देखने लगी और इशारे में ही पूछने लगी कि वाकई इन दोनों को सारी मामला पता है। इस पर पूजा सर हिलाते हुए हामी भर दी। तब सुहानी कहती है, वो दरअसल कृष्ण मुझसे पहले घर ना पहुंच जाए इसी वजह से मुझे यूं दौड़ कर घर आना पड़ा, क्योंकि वो जस्ट मेरे पीछे ही आ रही थी। अगर उसे ये पता लगा जाता कि मैं घर में नहीं हूँ तो वो पक्का समझ जाती कि मैं उसी के पीछे गई हुई थी। तभी रजत बोल पड़ा, पर इतना बड़ा रिस्क लेने की आपको जरूरत क्या थी? अगर मान के चलिए कहीं कोई अनहोनी हो जाती तो? पर नहीं, आप दोनों बहनों को तो सारा खतरा खुद ही मोल लेना है ना। पर जीजू, तभी तन्मय भी नाराज होते हुए सुहानी से बोल पड़ता है, क्या हमारा रिश्ता इतना भी मजबूत नहीं था सुहानी कि तुम मुझे ये बात बता सकती? क्यों नहीं बताई तुमने मुझे ये सब, और बिना मुझे कुछ मालूम हुए तुम निकल गई उस कृष्ण की जासूसी करने? छोड़िए भाई, इससे कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये काफी समझदार है ना। ये बात बोल तन्मय दरवाजा खोल निकल जाता है और रजत भी गुस्से से दोनों को देखते हुए वहां से निकल जाता है। उन दोनों को ऐसे नाराज होगा कर जाते देख पूजा और सुहानी दोनों उदास हो जाती है। देदू जीजू और तन्मय तो हमसे काफी गुस्सा होगा गए, अब हम कैसे उन्हें मनाएं? उनका गुस्सा होना जायज ही है सुहानी, मैंने ही गलती कर दी। जब मुझे ये सब बात पता चली थी तभी मुझे उन्हें सारी बातें बता देनी चाहिए थी। पर अब जब उन्हें पता चल गया है और वो भी कृष्ण के खिलाफ सबूत ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे, तो हमें कैसे भी करके उनकी नाराजगी दूर करनी होगी। पर करेंगे कैसे देदू? दोनों तो एकदम पॉवर में निकले हैं यहाँ से। मैंने आज से पहले तन्मय को इतना गुस्से में कभी भी नहीं देखा था। पागल, वो गुस्सा नहीं है, वो बस तुमसे खफा है कि तुमने उससे अपने मन की बात शेयर नहीं करी। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे मनाओ और मैं रजत जी को मनाने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल तो वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब शाम में आएंगे तो हम दोनों उन दोनों का फेवरेट डिश बनाकर रखेंगे। हाँ, वैसे भी हमने गूगल पे पढ़ा है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरती है। सुहानी की बात सुनकर पूजा उसके तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, तू भी ना, ये सारी बात भी तू गूगल पर सर्च करती रहती है। ये बोल सो उसके सर पर हल्का सा मार देती है, जिससे सुहानी अपने सर को सहलाते हुए हंसने लगती है और पूजा भी उसे देखकर हंस पड़ती है। अच्छा सुहानी, अब बहुत हो गया मजाक, अब चल ये बता कि तूने उस नकाब वाले इंसान चेहरे को देखा क्या? पूजा गंभीरता से पूछी। वो हाँ, मैं तो इन सब के चक्कर में इतना जरूरी बात आपको बताना ही भूल गई। शाम का समय, यमुना जी लाठी के सहारे टेकते टेकते किचन की तरफ आती हुई कहती है, अरे तुम दोनों अभी से रसोई में क्या कर रहे हो? अभी तो रात के खाना में काफी समय है, तो फिर तुम दोनों अभी से ही क्या बनाने में लग गए हो? यमुना जी के सवाल सुनकर सुहानी पूजा के तरफ देखने लगती है। तभी पूजा कहती है, वो माँ, दरअसल हम रजत जी और तन्मय के लिए उनका फेवरेट खाना बना रहे हैं। पर हर दिन तो खाना बनता ही है, इसमें कौन सी नई बात है? वो माँ, दरअसल पूजा इतना बोलकर रुक गई। तभी यमुना फिर से पूछ पड़ी, क्या हुआ पूजा, हमें बताओ। तभी सुहानी बोल पड़ती है, वो आंटी, आज रजत जीजू और तन्मय हम दोनों से नाराज होकर ऑफिस गए हुए हैं। अब उन्हें मनाने के लिए ही हम ये उनका फेवरेट खाना बना रहे हैं। अच्छा, तो ये माजरा है, लेकिन वो दोनों तुम दोनों से नाराज क्यों हो गए? क्या हुआ है, कोई बात है क्या? बोलो पूजा। यमुना के पूछने पर सुहानी सच बोलने ही वाली होती है कि तभी पूजा उसका हाथ पकड़ते हुए उसे इशारे से चुप रहने को बोलती है और खुद आगे बढ़ मुस्कुराते हुए बोल पड़ती है, वो माँ जी, बस ऐसे ही छोटी सी बात है, आप परेशान मत होइए, हम मना लेंगे। वैसे भी तुम दोनों ज्यादा मत सोचो बेटा, हर रिश्ते में ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। रजत का गुस्सा कुछ ही देर का होता है,
वो शाम में जब आएगा तो अपना गुस्सा भूल चुका होगा। हाँ माँ, वैसे आप ये छोड़िए, ये सब तो चलता ही रहता है, पर आप यहाँ पर आए हैं, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या काम होगा? वो तो मैंने बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसीलिए थोड़ा टहलने लगी। तभी सुहानी कहती है, एक काम कीजिए आंटी, आप हॉल में जाकर बैठिए, हम आपके लिए ये गर्मा गर्म कचौरी लाते हैं। आप इसे खाकर जरा बताइए तो कैसी बनी है। सुहानी ये बोल जैसे जी कचौरी को प्लेट में लेकर देने वाली होती है, तभी वहां पर कृष्ण आ जाती है और पीछे खड़ी हो बोल पड़ती है, अरे भाई, क्या मुझे नहीं मिलेगी कचौरी चखने को? कृष्ण को वहां देख सुहानी और पूजा को बहुत गुस्सा आ गया। सुहानी तो आगे बढ़ उसे उल्टा सीधा बोलने ही वाली होती है कि तभी पूजा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको भी हम अभी देते हैं कचौरी, आप भी चखिए और बताइए कि कैसा बना है। ये बोल पूजा जल्दी से दूसरे प्लेट में कचौरी को डाल कृष्ण के तरफ बढ़ा देती है। लेकिन सुहानी वहां खड़ी खड़ी एकदम कुड़ रही होती है कि सब कुछ जानते हुए वो उस कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है और उल्टा उसे ही खिलाना पड़ रहा है। कृष्ण और यमुना वहां से अपना अपना प्लेट लेकर चले गए। सके जाते ही सुहानी का गुस्सा फूट पड़ा और वो गुस्से से लाल हो पूजा से बोली, दिदू, अपने उस धोखेबाज को कचौरी क्यों दी? उसने हम सबको इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और अभी भी वही कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं उसकी सेवा। सुहानी को इतना गुस्सा देख पूजा उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए धीरे से उसे समझाते हुए कहती है, देख सोनी, मैं तुम्हारी गुस्सा को अच्छे से समझती हूँ, पर सच मान तो मुझे भी उस कृष्ण को देखकर बहुत गुस्सा आता है। पर इस वक्त हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। अगर हमने गुस्से में आकर उसके साथ गलत बर्ताव कर दिया तो उसे हम पर शक होगा जाएगा, तो फिर हम ये नहीं जान पाएंगे कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। पर दी, हम कब तक सब जानते हुए उसकी खातिरदारी करते रहेंगे? बस कुछ दिन की ही तो बात है सुहानी, और तुमने तो अब उस नकाब वाले आदमी को भी देख लिया है। हाँ दी, पर अभी भी मैंने उसका पूरी तरह से चेहरा कहाँ देख पाई हूँ, सिर्फ एक तरफ का फेस ही देख पाई थी। कोई बात नहीं सुहानी, जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्द ही अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। थैंक्स दिदू, आपकी वजह से मैं उस कृष्ण को बर्दाश्त कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं कब का उसे अच्छे से समझा चुकी होती। अब बस ये सब बात को अभी के लिए साइड कर और तन्मय को मनाने की सोच समझी। हाँ दिदू, और आप जीजू को? सुहानी मुस्कुराते हुए बोल पड़ी। फिर दोनों बहनें साथ में हंसने लगी और काम करने में जुट गई। इधर आज ऑफिस में ना ही रजत को मन लग रहा था और ना ही तन्मय को। चूंकि दोनों घर से नाराज होकर ऑफिस आए थे तो बस उसी के लिए उनके दिमाग में भी वही बातें घूम रही थी। रजत अपने केबिन में बैठे बैठे हाथों में फाइल लिए सोच रहा था, आखिर पूजा मुझे ये सारी बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या सच में उसे मुझ पर यकीन नहीं था, या फिर उसे ऐसा लगा कि मैं उससे सबूत मानूंगा? वो एक बार तो मुझे बताकर देखती। अभी वो यही सब सोच सोच कर दुखी हो रहा था, तभी तन्मय केबिन कर दरवाजा खटखटाते हुए बोला, क्या भाई, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे तन्मय, तुम आ जाओ। भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए चला आया। बैठो ना, और बोलो क्या बात है तन्मय। रजत भाई, अब जब कि हम ये बात जान चुके हैं कि इतने दिनों से जो हमारे घर में हमारी क्लाइंट बनकर रह रही थी वो कोई बहरूपिया है और वो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है, तो फिर हमें उसके खिलाफ कोई तो ठोस कदम उठाना पड़ेगा ना। हम उसकी कंप्लेन पुलिस में क्यों नहीं कर देते हैं? तुम बोल तो ठीक जी रहे हो तन्मय, पर ये बात तो तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो कि बिना किसी सबूत के पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम उसके खिलाफ कोई सबूत निकाले, फिर पुलिस को दे देंगे, इससे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। पर रजत भाई, वो एक मुजरिम है और कहीं उसने हम में से किसी को नुकसान पहुंचा दी तो उसका हमारे घर में अब रुकना सही है क्या? देखो तन्मय, अगर तुम ऐसे डरोगे तो फिर उससे तुम पर शक हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तुम डरना बंद करो और उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, ताकि उसे हम पर शक ना हो। उसके बाद का सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है रजत भाई, अगर आप बोल रहे हैं तो फिर मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये बोलकर तन्मय वहां से जाने लगा। तभी रजत से रहा नहीं गया और वो पीछे से पूछ लिया, अच्छा तन्मय, पूजा ने तुम्हें कॉल किया है क्या? नहीं तो भाई, क्यों? दी ने आपको कॉल नहीं किया है क्या? नहीं, वो बात नहीं है तन्मय। अच्छा तुम जाओ, और हाँ, मैंने जो समझाया है वही करना, समझे, और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तन्मय रजत की बात सुन केबिन से निकल जाता है और बाहर आ खड़े होते हुए धीरे से बोलता है, लगता है आज भाई को भी दी ने कॉल नहीं किया है। तभी तो वो मुझसे दी के कॉल के बारे में पूछ रहे थे। वैसे सुहानी भी तो मुझे एक भी कॉल नहीं की है, बाकी के दिनों तो कॉल कर करके पका दिया करती थी। मैं उससे नाराज हूँ, पर लगता है कि वो मुझसे नाराज है। एक तो गलती भी खुद करती है, ऊपर से उसका भुगतान भी मैं ही करता हूँ। ये बोलकर तन्मय अपने केबिन में वापस चला जाता है।
इधर कृष्ण अपने कमरे में कमरे का दरवाजा लगा, जल्दी से अपने लैपटॉप को लेकर बेड पर बैठ गई और खुद में बड़बड़ाते हुए बोलने लगी, अभी मौका है, जल्दी से उस पागल से एक बार बात कर लेती हूँ, वरना वो फिर से घर आ धमकेगा और उसके चक्कर में मेरे हाथों से तन्मय भी निकल जाएगा। ये बोलकर कृष्ण जल्दी से उस नकाब वाले इंसान को वीडियो कॉल लगा देती है और उधर से जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो बोल पड़ती है, गुड इवनिंग बॉस। उधर से नकाब वाला आदमी बोला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा ये सब बकवास की बातें सुनूं, मुझे सीधे मुद्दे की बात बताओ, क्या हुआ, काम होगा गया क्या? वो बॉस समझिए लगभग काम तो हो ही गया है, बस अब इसकी खुशखबरी मैं आपको कल दूंगी। नकाब वाला आदमी फिर बोला, आखिर ऐसा क्या कर दिया है तुमने जो इतना खुश होगा रही हो? बस बॉस तुम अपने जश्न की तैयारी कर लो और कल सुबह मेरे कॉल का वेट करो, बाकी मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं कल बताऊंगी खुद वहां आकर। नकाब वाला आदमी बोला, ओके ठीक है, अब जब इतना बोल रही हो तो आखिरी मौका दे तुम्हें देख लेता हूँ, पर हाँ समझ लो अगर इस बार तुमने मेरा काम नहीं किया ना तो अपनी जान की दुआ मांगना। कल तुम्हारा काम हर हाल में पूरा हो जाएगा, सो डोंट वरी। ये बोलकर कृष्ण कॉल कट कर देती है और खुद में कहती है, बस अब मुझे कल सुबह का इंतजार है और उस पल का जब मैं बॉस को ये खबर खुद जाकर दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएगा और मुझे मेरी मेहनत का पैसा मिल जाएगा। उसके बाद से मुझे ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, फिर मैं विदेश में जाकर सेट हो जाऊंगी और मस्त अपने लाइफ को एंजॉय के साथ जीऊंगी, वो भी अपने तन्मय के साथ। ये बोलकर कृष्ण एक विवादास्पद मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आती है और वही लैपटॉप रख बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर तन्मय के साथ खुद को इमेजिन करने लगती है। तभी उसके कमरे में कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनते ही वो हड़बड़ा कर उठ बैठती है। ये आवाज कैसी थी? यहाँ तो कुछ गिरा भी नहीं है, फिर ये आवाज? तभी एक काली बिल्ली म्याऊं बोलते हुए उसके खरीकी से बाहर उछल कर निकल रही होती है, जिसे देखकर कृष्ण खुद में कहती है, चलो ये काली बिल्ली थी, वरना मुझे तो लगा कोई मेरी बात सुन रहा था। ये बिल्ली भी ना मेरे इतने अच्छे सपने को खराब कर दी। खैर अब जब उठी गई हूँ तो एक बार बाहर जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। वैसे तो आज दोनों बहनें बड़े प्यार से खाना बनने में लगी हुई है, हम बना लेने दो उन्हें खाना। उन्हें क्या पता ये खाना उनके जीवन का आखिरी भोजन होने वाला है, सिवाय मेरे तन्मय को छोड़कर उसे मुझे वो खाना खाने से रोकना होगा। कोई ना कोई बहाना तो बना ही लूंगी, जाकर देखते हैं कि अभी वो आया है या नहीं। ये बोल कृष्ण कमरे से बाहर निकल जाती है और सीधे इठलाती हुई चलकर किचन की तरफ जाने लगती है। तभी वहां पर पीछे से सुहानी आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख बोलती है, आप यहाँ क्या कर रही है मिस कृष्ण? क्या हुआ, कुछ काम था आपको क्या? सुहानी की आवाज सुन कृष्ण अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए उसकी तरफ मुड़ गई और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वो हाँ, जो कचौरी तुमने मुझे दिए थे ना, वो वाकई में इतने स्वादिष्ट थे, इसीलिए मुझसे रहा ही नहीं गया और मैं और लेने यहाँ आ गई, पर यहाँ पर कोई था ही नहीं। अरे आपको सच में कचौरी इतनी अच्छी लगी? कोई बात नहीं, आप यहीं रुके, हम आपके लिए और कचौरी लेकर आते हैं, ये प्लेट हमें दे दीजिए। ये बोल सुहानी कृष्ण को वहीं रोक देती है और उसके हाथ से प्लेट ले लेती है और किचन के अंदर जाते हुए मन ही मन बोलती है, ये खुद को बड़ा स्मार्ट समझती है, पर इसे क्या पता कि हम इससे एक कदम आगे ही है। पर कोई नहीं, इसे इस वक्त खिलाते हैं, कचौरी बड़ा स्वादिष्ट लगा है इसे ना। ये बोल सुहानी कृष्ण की तरफ देख देख मुस्कुरा भी रही थी और प्लेट में कचौरी भी डाले जा रही थी। उसे दिखाने के लिए कृष्ण भी मुस्कुरा रही थी, पर अंदर ही अंदर बोल रही थी, हंस लो तुम्हें आज जितना हंसना है, क्योंकि आज रात के बाद तुम्हें हंसने का इस जन्म में तो मौका नहीं मिलेगा, बाकी अगले जन्म का बाद में देखा जाएगा। वैसे तुम्हें मारने में तो मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है, क्योंकि तुमने मेरे तन्मय को मुझसे दूर करने की बहुत कोशिश करी है। कृष्ण ये सब सोचने में खो सा गई थी, लेकिन तभी वहां पर सुहानी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए बोल पड़ती है, क्या हुआ मिस कृष्ण, क्या कोई सपना देख रही है क्या? ये बात वो थोड़ा तीखे स्वर में बोल पड़ती है। ये सुन कृष्ण झट से अपने संस में वापस आ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, वो बस एक मीटिंग के बारे में कुछ सोच रहे थे। ओह अच्छा, ओके सुहानी, तो मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो बिना प्लेट लिए ही वहां से जाने लगती है। तभी सुहानी बोल पड़ती है कि अरे अरे मिस कृष्ण, आप तो अपना खाना का प्लेट लेना भूल ही गए हैं। ये सुनकर कृष्ण झट से वहीं रुक जाती है और फिर से सुहानी के पास आते हुए बोलती है, वो मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, थैंक्स। ये बोलकर कृष्ण वो प्लेट लेकर वहां से चलते बनती है। उसे जाते हुए देख सुहानी मुस्कुरा रही होती है, जिसे पूजा देखकर पूछती है, तुम ऐसे अकेले खड़ी खड़ी खुद में मुस्कुरा क्यों रही हो सुहानी? अरे आप दे दो, अभी कुछ देर पहले आती ना तो आपके चेहरे पर भी मेरे जैसे ही मुस्कुराहट रहती। सो ऐसा क्या हो गया जिसे देखकर मुझे भी हंसी आ जाती? जरा मुझे भी बताओ, मैं भी तो सुनूं।
अभी वो मिस कृष्ण आई थी। बड़ी आई कृष्ण की बच्ची, उसे लगता है कि वो बड़ी चालाक है और उसकी चालाकी किसी को समझ में नहीं आती है। पर उसे क्या पता है कि यहाँ पर उसे छोड़कर ये बट अब सबको पता है कि वो एक फ्रॉड है और वो खुद बेवकूफ बन रही है और हम उसे बना रहे हैं। ये बात वो हंसते हुए बोली। तभी पूजा उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर देती है और धीरे से कहती है, तू भी ना सुहानी कभी भी और कहीं भी देखे कुछ भी बोल देती है। तू जानती है ना कि वो भी इसी घर में रहती है और अगर उसने तुम्हारी ये बात सुन ली ना तो हमारा सारा बना बनाया गया प्लान धरा का धरा रह जाएगा। अरे मेरे प्यारी दिदू, आप बेकार में इतना डर रही हो, वो नहीं सुनेगी हमारी बातें, समझी? क्योंकि वो अभी अभी यहाँ से गई है। और रही बात बाकियों की सुनने की, तो वो हमारे अपने ही है। लेकिन फिर भी सुहानी, अच्छा अभी ये सब छोड़, उन दोनों के घर आने का समय हो गया है। अब वो आते ही होंगे। पूजा अभी ये बोल ही रही थी कि तभी रजत के कार का हॉर्न बज जाता है, जिसे सुनते ही पूजा और सुहानी एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। लो दिदू, आ गए जीजू, अब आप जल्दी से कमरे में चली जाओ। तभी सुहानी बोली, वैसे तू यहीं रुकने वाली है क्या सुहानी? हाँ दी, वो मुझे एक काम है। आप जाओ, मैं वो निपटा लेती हूँ, फिर जाती हूँ। ठीक है सुहानी। ये बोलकर पूजा जल्दी से अपने कमरे में चली गई, ताकि वो रजत को मना पाए और उसे समझा सके कि उसे उन पर पूरा भरोसा है। रजत जैसे ही अपना बैग ले कमरे के अंदर आता है, पूजा झट से सामने आ खड़ी हो जाती है और रजत के हाथों से वो बैग लेकर टेबल पर रख देती है। फिर जल्दी जल्दी उसके अलमारी से नॉर्मल कपड़ा निकाल बेड पर रख देती है उसे चेंज करने के लिए। पूजा को ये सारा काम करते देख रजत वहीं खड़ा रहता है, पर फिर वो कुछ बोले बगैर ही अपना कपड़ा अलमारी से जा कर लेता है और बाथरूम में चला जाता है। वो बेड वाला कपड़ा नहीं लेता है। ये देखकर पूजा मन ही मन कहती है, मेरी वजह से उन्हें काफी हर्ट हुआ है, पर कोई बात नहीं रजत जी, मैं आपको मना लूंगी। जब तक वो बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलते हैं तब तक उनका सारा फेवरेट खाना लेकर आ जाती हूँ, हम ये अच्छा रहेगा। ये बोल पूजा जल्दी जल्दी किचन में जाकर सारा खाना को प्लेट में अच्छे से सजाए और उसे लेकर अपने कमरे के तरफ चल दी। ये सब कृष्ण वहीं एक पाया के पीछे छिपकर देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ बात थी। इधर जब तन्मय अपने कमरे में गया तो वहां पर सुहानी गई ही नहीं थी, बल्कि वो तन्मय के लिए कुछ खास करने में लगी हुई थी और इसीलिए वो छत पर बड़ा प्यारा सा टेबल पर सजावट कर खाना सजाई हुई थी और ये सब करने के बाद खुद से बोली, हम चलो, मेरा सारा काम तो पूरा होगा चुका है, अब बस उस करू लाल को किसी तरह मुझे यहाँ लाना होगा। वैसे वो सीधे तीमानने से नहीं रहे मेरी बात, इसीलिए उन्हें कुछ और बोलकर मुझे ऊपर लाना होगा। पर क्या ऐसा बोलूं जिससे वो ऊपर आ जाए? ये बोल सुहानी सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में एक मस्त आइडिया आया और वो अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए रूही के कमरे की तरफ चल दी। इधर पूजा अपने कमरे टेबल पर सारा कहना सजा मर रजत के निकलने का वेट कर रही थी, पर जब वो निकला तो खाना की तरफ देखा तक नहीं और अपने बाल को झाड़ते हुए बेड पर से तकिया उठा सोफे पर जाकर लेट अपनी आंखें बंद कर लिया। पूजा दिन भर इतने मेहनत से सारा खाना बनाई थी और रजत ने उसके तरफ देखा तक नहीं। अब पूजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रजत को मनाए। लेकिन फिर भी पूजा बोली, रजत जी आपने खाना नहीं खाया? देखिए ना, हमने आपके लिए सारा आपकी फेवरेट डिशेस बनाई है, आप कुछ तो खा लीजिए। रजत अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोला, मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस से खाकर आया हूँ, मुझे नींद लग रही है पूजा, सोने दो। ये बबोल रजत करवट ले सोने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन पूजा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए वो बोली, प्लीज रजत जी, अब बहुत हुआ गुस्सा, अब जाने भी दीजिए ना। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आगे से हम आपसे कोई भी बात नहीं छिपाएंगे, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए और खाना खा लीजिए ना। पूजा की बात सुनकर रजत फिर से उसके तरफ मुड़ा और सोफे पर उठकर बैठते हुए बोला, वाओ, कितना आराम से तुमने बोल दिया कि सब जाने दो। पर अगर तुम्हें वो लड़की अगर कोई नुकसान या फिर हमारे परिवार वाले को ही पहुंचा देती तब फिर मैं क्या करता? मुझे तो पता तक नहीं होता ना कि आखिर ये सब किसने किया। आज भी मैंने तुम्हारी बात सुन ली, इसी वजह से तुमने सारी सच्चाई बताई, वरना कहाँ बताने वाली थी। क्यों? पूजा सोफे के सहारे जमीन पर घुटने रख बैठते हुए बोली, नहीं रजत जी, ऐसा नहीं है, हम आपको सब बताने ही वाले थे, पर सही समय आने पर। हाँ, मैं मानती हूँ कि इसमें मेरी ही गलती है, मुझे आपको सब बता देना चाहिए था। पर क्या अब इस वजह से आप अपनी पूजा को माफ नहीं करेंगे और यूं ही गुस्से में ही अपनी नाक लाल किए घूमते रहेंगे? पूजा की बात सुन रजत बोला, क्या तुम्हें मेरी नाक लाल दिखती है? पूजा रजत को थोड़ा चिढ़ाते हुए बोलने लगती है, हाँ और नहीं तो क्या, आप हर वक्त अपने नाक पर ये जोकर की तरह लाल कलर लगा कर ही घूमते हैं ना। इधर सुहानी रूही से तन्मय को छत पर आने को कहवाकर उसका छत पर आने का वेट करने लगी। तभी तन्मय को सीढ़ियों से आते देख छत से एक प्लेट हाथ में उठाई जिसमें गुलाब के पनखुली भरे पड़े थे, उसे लेकर सीढ़ी के पास जाकर खड़ी हो गई और तन्मय पर हल्की हल्की उस पनखुली को फेंकने लगी। सुहानी, ये सब क्या है?
मेरा मूड पहले से ही खराब है, अब तुम ये सब करके मुझे और इरिटेट मत करो। तो रूही को तुम्ही ने झूठ बोलने बोला था। ये बोल तन्मय बिना कुछ बोले सुने उल्टे पांव सीढ़ियों से उतरने लगा। तभी सोहनी पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ऐसे कहाँ चल दिए मिस्टर तन्मय, अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज कुछ दूरी ऊपर भी चढ़ जाइए, उसके बाद आपको जितनी बात मुझे कहनी है कह लीजिएगा। तुम मुझे और इरिटेट मत करो सुहानी, छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन सुहानी नहीं मानी और उसे अपने साथ ऊपर लेकर चली ही गई। दोनों बहनें ने अपने अपने लव पार्टनर को आखिर मना ही ली। फिर रात का खाना पीना हुआ और सबही अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इसी बीच कृष्ण ने अपने आंखों के सामने सबके खाने में जो जहर मिलाया था वो खाना सर्व करवा करवा खिला के मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसका प्लान काम कर गया। लेकिन इन सब के बीच में कृष्ण ने तन्मय को वो खाना नहीं खाने दिया और उसके लिए अलग से खाना निकाल पहले ही रख दी थी। सभी खाना खा खा कर अपने अपने कमरे में सोने चले गए और कृष्ण हॉल में ही सोफे पर बैठी बैठी खुद में मुस्कुराते हुए बोली, वाओ यार, मैंने तो कमाल ही कर दिया। अब ये सारे के सारे बेवकूफ कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। ये न्यूज़ सुनकर वो बॉस का बच्चा बहुत खुश होगा जाएगा और मुझे पैसा के साथ साथ तन्मय भी मिल जाएगा। मजा ही आ गया। ये बोलकर कृष्ण उठकर खुशी से अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह कृष्ण को रात भर खुशी के मारे नींद ही नहीं हुई और ना ही वो सो पाए। इसीलिए वो सुबह सुबह ही उठकर सबको देखने आ गई कि सबका काम तमाम हुआ कि नहीं। ये बोल कृष्ण झट से कमरे से निकल बाहर आए। लेकिन जैसे ही वो हॉल में पहुंची उसे आज चारों तरफ सन्नाटा पसरा देखा। अरे वाह, आज तो ये घर एकदम शांत लगा रहा है, लगता है सारे लोग ऊपर भगवान के पास जा पहुंचे। चलो अच्छा ही हुआ मैंने इतने सारे लोग को एक साथ ही मुक्ति दे दी। अब ये न्यूज़ मैं जल्दी से जाकर बॉस को दे देती हूँ। ये बोलकर कृष्ण खुशी से घर से उछलते हुए निकल गई। लेकिन वो जब वो होटल पहुंची तो उसे वहां पर नकाब वाला आदमी नहीं मिला। वो झट से अपना मोबाइल निकाल नंबर डायल कर बोली, हेलो बॉस, कहाँ हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दूसरी तरफ से वो नकाब वाला आदमी बोला, होटल में ही तो हूँ, क्यों क्या हुआ? एल, अगर होटल में हो तो फिर मुझे मिले क्यों नहीं? अच्छा बताओ किस रूम में हो, मैं आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम पीछे पलट कर देखो। उसके ऐसा बोलने पर कृष्ण जैसे ही पलटी सामने उस नकाब वाले इंसान को बिना नकाब में देखकर चौंक गई। क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या? तो उस नकाब के पीछे तुम ही थे। वैसे देखेंगे में तो काफी हैंडसम लग रहे हो, तो फिर अपना चेहरा इस नकाब के पीछे क्यों छिपाए घूम रहे थे? जिस खानदान को तुमने खत्म किया है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे चहेरे भाई का परिवार था। ये बात वो हंसते हुए बोला। कृष्ण एकदम हैरान हो गई और बोली, क्या तुमने मुझसे अपने ही परिवार को मरवा डाला? पर तुमने ऐसा क्यों किया? कृष्ण ये बात जानकर पूरी तरह हैरान हो गई थी और जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही थी कि इसने अपने परिवार को ही मार डाला। लेकिन इससे पहले कि वो इंसान उसे कुछ बता पाता एक साथ वहां पर बहुत सारे लोग बोल पड़े, वो हम बताते हैं तुम्हें कि इसने अपने ही परिवार को क्यों मरवाने की कोशिश की। वो आवाज सुनकर कृष्ण और वो इंसान दोनों एकदम घबरा गए और झट से पीछे पलटकर देखने लगे। तुम लोग, पर तुम सब तो। तभी पूजा बोल पड़ी, क्या लगा तुम्हें कि हम सब सच में मर गए हैं और तुम अपने इतने घटिया मकसद में कामयाब हो गई हो? तभी रॉकी घबराते हुए बोला, तुम लोग मरे नहीं हो। पर कृष्ण, तुमने तो अभी अभी बोला था कि तुमने इन सब का काम तमाम कर दिया है, तो फिर ये लोग जिंदा कैसे हो गए? तभी रजत कहता है, वो क्या है ना रॉकी, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो हम सबको बर्बाद करने की, लेकिन तुम उस काम में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। क्योंकि तुम गलत हो और भगवान उसी का साथ देते हैं जो सही होता है। और इसीलिए इस बार भी भगवान ने हमारा साथ दिया, ना कि तुम्हारा। उन सबको अपने आंखों के सामने देखकर कृष्ण हैरानी से पूछी, पर तुम लोग जिंदा कैसे हो सकते हो? मैंने खुद तुम लोगों के खाना में जहर मिलाया था और आज सुबह भी तो तुम सब के सब। कृष्ण को बीच में ही रोकते हुए सुहानी बोल पड़ती है, अरे अरे मिस कृष्ण जी, आप अपने दिमाग को इतना मत तकलीफ दीजिए। वो क्या है ना कि कहीं ये सोच में ही आपका दिमाग काम करना ना बंद कर दे। मैं आपको बताती हूँ दरअसल कल हुआ क्या था। वो जब आपने अपने कमरे में इससे वीडियो कॉल पर बात करी थी ना, तो उस वक्त मैं भी वहीं पर मौजूद थी और आपकी सारी काली करतूत को मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। अब बस रह गया था तो इस नकाब वाले इंसान की सच्चाई बाहर लाना, सो हमने आज पूरी कर ली। क्यों दे दूं? हाँ सुहानी, जब तुमने उस खाना में जहर मिलाया था ना, तो हमने देख लिया था और तभी तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस खाने को फेंक दूसरा खाना बना लिया था और ये बात सबको बता भी दी थी, समझी? अभी ये लोग सारी बात बता ही रहे थे कि तभी रॉकी को कुछ नहीं सूझ रहा था, इसीलिए वो घबरा कर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी रजत और तन्मय ने उस धर-दबोच और पुलिस को बुला बोले, प्लीज इंस्पेक्टर, आप इस पर थोड़ा अच्छे से नजर रखिए। ये बहुत घटिया इंसान है। आज दोबारा इसने मेरे परिवार वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सॉरी मिस्टर रजत, हम अपने टीम की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं।
उसकी लालच की वजह से इस जैसा खतरनाक मुजरिम बाहर आ गया, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार तो इसे मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ये बोल इंस्पेक्टर जाने लगा। तभी सुहानी झट से कृष्ण को दबोचते हुए बोली, बिना इसीलिए आप कैसे जा सकते हैं इंस्पेक्टर? अरे ये भी इसके गुनाह की पार्टनर है तो सजा भी तो दोनों को ही मिलनी चाहिए ना। ये बोलते हुए वो कृष्ण को धक्का देते हुए लेडी हवलदार के पास पहुंचा दी और पुलिस उन दोनों को ले अपने जीप में बैठकर वहां से चले गए। उन दोनों को जाते हुए देख यमुना खुशी से बोलती है, आज मैं अपने भोलेनाथ को 1 किलो मिठाई चढ़ाऊंगी। उन्होंने हमारे पूरे परिवार को इतने मुसीबत से जो निकाला है और उन पर मंडरा रहे खतरे को भी हटा दिया है। हाँ मैं ये बात अपने बहुत सही बोली। अगर सही समय रहते पूजा को पता ना चलता कि वो कृष्ण कोई हमारी क्लाइंट नहीं बल्कि एक फ्रॉड है तो हम तो उसके जाल में फंस ही जाते। पूजा झट से यमुना के पास जाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, तो आपको ये लगता है कि आज ये सब जो हो पाया है वो सब मेरी वजह से हुआ है? तो क्या अब मुझे आप माफ नहीं करेंगे प्लीज? पूजा की बात पर तन्मय आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ भाई अब दी को माफ कर भी दीजिए। वैसे भी जब तक आप उन्हें माफ नहीं करोगे आपका ध्यान तो कहीं लगने से रहा, और अगर ऐसा चलता रहा तो हमें कंपनी में नुकसान होगा सकता है। ये बात बोल हंसने लगा। उसकी बात सुन वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। तभी रजत कहता है, अच्छा अच्छा आप सब मिलकर मेरा मजाक उड़ना बंद करो। इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ पूजा, पर आगे से तुमने अगर मुझसे कुछ छुपाया न तो अच्छा नहीं होगा। रजत के ऐसा कहने पर पूजा झट से जाकर उसके गले से लग जाती है और खुशी के मारे उसे ये याद नहीं रहता है कि वहां पर सारे लोग मौजूद हैं और रजत को भी ये ख्याल नहीं रहता है। लेकिन तुरंत ही पूजा को इस बात का एहसास हो जाता है और वो रजत के गले से हट जाती है और थोड़ा दूर आकर खड़ी हो जाती है। इस पर सुहनी थोड़ा मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अरे देदू आप तो काफी मॉडर्न निकली, सबके बीच में ही शुरू हो गई। ये सुनकर पूजा एकदम शर्मा गई और सुहानी के कंधे पर हल्के से मारते हुए बोली, तू चुप करेगी? अभी पूजा सुहानी को ये बोल ही रही थी कि उसकी नजर रूही पर गई जो मायूस बनी वही बीच में खड़ी थी। उसे उदास देख पूजा घुटने के बल बैठते हुए बोली, क्या हुआ मेरा बच्चा, आप ऐसे उदास क्यों हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? रूही झट से पूजा के गले से लगते हुए बोली, आई एम सॉरी मम्मा, मुझे नहीं पता था कि वो आंटी इतनी गंदी है। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो और आपने मेरे पापा को मुझसे दूर कर दिया, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचूंगी। कोई बात नहीं बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो अब ये बात यहीं पर छोड़ते हैं और आज हम सभी मिलकर कहीं घूमने चलते हैं, क्यों रजत जी? पूजा की बात सभी को सही लगी और सभी वहां से खुशी खुशी घूमने निकल गए। तो दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पढ़ने में कैसी लगी जरूरत बताइएगा। हम जल्द ही आपसे एक नई नॉवेल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमेशा की तरह खुश रहे और मुस्कुराते रहे। गुड बाय, हैप्पी एंडिंग।